आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। जनता की डिमांड पर एक बार फिर से हम कलीम शेख जी को लेकर हाजिर हैं। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए। पिछला जो हमने इंटरव्यू किया था, बहुत सारे लोगों ने कहा एक बार फिर से कलीम जी से बात करिए। आज फिर से छोटू दादा मुंबई के कॉमेडियन हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। आपको लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ऐसा क्या है आप में? मुझे नहीं पता, सच बोलने का आदी हूँ, लेकिन अन्य भक्तों को लगता है कि मैं फसादी हूँ, लेकिन सच बोलने का आदी हूँ मैं। और सच सच बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। कभी धमकी उमकी आई आपको सच बोलने की? बहुत, कौन डरता है धमकियों से? बहुत आई। किस तरह की धमकी? आप कमेंट में भी देखते होंगे आप कि जो जिनको मेरी बातें चुभ जाती हैं वो जो है मेरे से थोड़ा ये करते हैं, लेकिन मैं उसको माइंड नहीं करता, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ और वी हैव द राइट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स विच इज आई एम यूजिंग दैट। एक बहुत और इसका एक और भी है कि हमको जो है बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान हमें इजाज़त देता है, आर्टिकल 19, कि हमें फ्रीडम ऑफ वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच। संविधान पूरी तरीके से लागू है ना? बिल्कुल। देखिए, संविधान लागू भी है, नहीं भी है, मुझे भी ये लगता है, क्योंकि देखो सरकारें जो हैं संवैधानिक जो चीज़ें हैं उस पर काम नहीं कर रही हैं। खुद कोर्ट के फटकार बार बार लग रही है कि सरकार संविधान पर नहीं है, और संवैधानिक कितनी बार टिप्पणी किया है कोर्ट ने। ये जो सिलसिला शुरू हुआ धमकियों का, अब एक और एंगल, एक और खबर, पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई। और एक बेहद चौंकाने वाली खबर, महाराष्ट्र में चुनाव है तो नॉमिनेशन फॉर्म पहुंच गया है जेल में। लॉरेंस को चुनाव लड़ाने की बात सामने आ रही है। कैसे देखते हैं इसको? आप महाराष्ट्र से आते हैं। मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि जब जैसे हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है, तो मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूँ, हंसी भी आ रही है, बोलते आ रहा हूँ कि जब लोग अपराधी को महापुरुष और महापुरुष को अपराधी जब बताने लग जाएंगे तो हम विश्व गुरु बनने से एक ही कदम दूरी पे खड़े हैं, और क्या है, ये मुझे लगता है। तो ये परिभाषा गढ़ी क्यों जा रही है? इसलिए भी गढ़ी जा रही है। आप सरकार में जो किस टाइप के लोग हैं आप सोचिए। गृह मंत्री जी हैं हमारे, वो क्या थे पहले, है ना? चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो यूपी का सीएम हो, सब पर तो केसेस थे। तो कहने का मतलब है कि ये, मतलब मैं मानता हूँ कि जब जो संवैधानिक लोग जो संविधान को मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, ऐसे लोग जब सरकार में आएंगे तब सरकार जो है सुरक्षित, संविधान सुरक्षित रहेगा। नहीं तो जो संविधान ही बदलने की बात कर रहे हैं, आपने देखा है कौन, हेगड़े और भी, जैसे एक जो मेरठ से चुनाव कहाँ से लड़ रहे थे, जो गोविल, जो राम बने हुए थे, है ना, जो रामायण के अंदर, उन्होंने भी कहा कि संविधान बदलनी चाहिए, है ना। और इनकी एक और भी सांसद थी जो प्रत्याशी, उन्होंने भी कहा। तो बताइए कि संविधान बदलने की बात, 400 सीट लाएंगे तो संविधान बदल। देश में घूमते हैं, मुसलमान कितना कंफर्टेबल है इस समय? मुसलमान कितना कंफर्टेबल है? बहुत अनकंफर्टेबल है। कंफर्टेबल कहाँ है? आप देखते हैं कि ट्रेन में जो है एक बुजुर्ग, जिनको तो धक्का दे दो तो गिर जाएंगे, उनसे इतनी नफरत दाढ़ी रखने से। अभी हुआ ना कल्याण में। और ये चीज़ महाराष्ट्र इलेक्शन में भी सोचना चाहिए लोगों को, पहली बात। और दूसरी बात, आपने देखा कि सूरत से बॉम्बे के बीच में आरपीएफ का जवान, जिसके ऊपर नागरिकों की जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उसने गोली चलाई।
जाने गई लोगों की। तो बस बाबा सिद्दीकी की मौत को आप किस तरीके से देख रहे हैं, हत्या को? बाबा सिद्दीकी की हत्या मैं इस नज़र से देखता हूँ कि जब जब इतने बड़े लोगों की जब हत्याएं होंगी तभी तो माहौल पूरा परसेप्शन बनेगा हिटरेट की। और बस यही लगता है मुझे, हिटरेट फैलाने की तो कोशिश। इतना बड़ा बड़ा कांड हो जाएगा, कुछ आरोपी गिरफ्तार होंगे, सज़ा नहीं होगी, तो फिर तो उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। बिल्कुल हो ही रहे हैं, आप देख रहे हैं नहीं है। आरोपी के समर्थक आप सोशल मीडिया पे जाइए तो आप देखेंगे तो माथा पीटेंगे। हम लोग तो माथा पीटते हैं देखते हैं तो माथा पीटेंगे आप भी। वो इसलिए भी कह रहा हूँ मैं कि भगत सिंह से कंपैरिजन कर दे रहे हैं ये लोग। भगत सिंह और लॉरेंस में तो फर्क मानते हैं नहीं मानते हैं। और जो पूर्व सांसद नहीं, वो लोग कह रहे हैं वो भगत सिंह को मानता है, इसलिए भगत सिंह के हम उससे तुलना कर रहे हैं। अब बताइए, तो ये जो तुलना कर रहे हैं इनके दिमाग में तो गोबर है, मैं ये मानता हूँ। अच्छा, गोबर से याद आया, कई लोगों ने गोबर खा के दिखाया है, पता आपको? मूत्र भी पी के दिखाया है, गोबर से क्रीम की तरह उसे इस्तेमाल किया है। आई नो दैट। देखा आपने वीडियो? हाँ, और कौन से तो उसे महाराज, कहते देश का सबसे बड़ा अंधभक्त का खिताब मिला है। हाँ, और एक महाराज भी आए थे टीवी पर, उन्होंने भी बताया था कि गोबर को चेहरे पर लगाओ तो ये जो हिमालय का जो क्रीम, फेयर एंड लवली, ये सब लगाती हैं औरतें, उससे ज़्यादा ग्लो आएगा किससे? गोबर से। तो अच्छा, आपको अगर मौका मिले तो आप लगा लेंगे गोबर? कभी नहीं लगाएंगे। क्यों लगाएंगे गोबर? हमें पता है ना कि गोबर क्या होती है। जिनको गोबर ही नहीं पता, दिन रात गोबर कर रहे हैं, देश के अंदर फैला रहे हैं गोबर, तो उन्हें गोबर। देखिए, हम इसलिए भी बोलते हैं कि देश में जो महंगाई है, बढ़ती बेरोजगारी है, अब महंगाई, देखिए महंगाई से तो सबको टेंशन है, लेकिन अंधभक्तों को नहीं है। तो जब आपने ही कहा कि गोबर खा करके भी दिखा रहे हैं लोग, तो जब गोबर खाएंगे तो उन्हें महंगाई से कहाँ टेंशन होगी? क्योंकि अनाज खाओगे तो अनाज महंगा होगा तो टेंशन होगी, और जब गोबर खाओगे तो गोबर तो महंगा है नहीं। यहाँ तक कि गोबर में से गेहूं निकालो और कोई बाजपन की शिकार है महिला, तो वो माँ बन सकती है। हाँ, ये भी कहा गया, अनिरुद्ध आचार्य ने कहा। और सबसे बड़ी बात है कि आपने गोबर से ये नहीं देखा कि गोबर से कोरोना भी ठीक कर रहे थे ये लोग। ये क्यों भूल जा रहे हैं? इधर लोगों की इतनी हालत खराब थी डर से, लेकिन ये लोग बताते थे कि गोबर खाओ हैं तो कोरोना ठीक हो जाएगा। और एक तो भोपाल वाली हैं, आपको पता है ना, भोपाल की जो टेररिस्ट आरोपी, क्या नाम है उनका, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, वो तो गाय के ऊपर पूंछ पे ऐसा हाथ फेरा लेती हैं तो कैंसर ठीक हो जाता है। उन्होंने कहा है, मैंने नहीं। लेकिन जब वो उनको कोर्ट जब बुलाता है कि भाई हाजिरी है आज तुम्हारी, आओ, तब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं। उनको तो गौशाला में एडमिट होना चाहिए जहाँ ज़्यादा गोबर हो। सही। लेकिन वो हॉस्पिटल में, तो जो गोबर खिला रहे हैं जनता को, जो जनता से कह रहे हैं कि गोबर खाइए, गोबर से बीमारी ठीक होगा, ये होगा, वो खुद नहीं खाते हैं। महाराष्ट्र बीमार पड़ते हैं। महाराष्ट्र चुनाव पे आए तो महाराष्ट्र चुनाव में फिलहाल माहौल बताइए क्या है? देखिए, महाराष्ट्र चुनाव ये क्या है, मतलब मेरे को लगता है कि महाविकास आघाड़ी आ जाएगी। खटपट नहीं है अंदर, बहुत खबरें मीडिया चला रहा चाहे है। जितना भी खटपट हो, हाँ। लेकिन जनता की नाराजगी का जो सीधा जो किसी पर फर्क पड़ेगा तो बीजेपी और यूटी पर पड़ेगा। जो महायुति है उस पर पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने देखा है महाराष्ट्र की जो जब से ये 2.5 साल से एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई, तब से लेकर अब तक महाराष्ट्र का भी जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई थी, कई बार की गई। अच्छा, जीशान जी को किस तरीके से देखेंगे? एनसीपी का टिकट ले लिया। मैं जीशान जी को, मैं अब क्या कहूँ मेरे भाई, मैं तो नहीं करता। अगर मैं जीशान की जगह होता। अच्छा, मैं आप एनसीपी नहीं जाते? नहीं जाता, निर्दल आ जाता। अच्छा, निर्दल वो लड़ते तब भी उतने पावरफुल होते? बहुत ज़्यादा होते, क्योंकि देखिए खतरा भी तो बढ़ जाता अगर कहीं नहीं होते तो। नहीं, क्यों खतरा? अब सरकार में है तो फिर दिक्कत क्या है? अरे यार,
कोई ज़रूरी है कि सरकार में रहूँगा तो मेरे को जान मेरी सुरक्षित रहेगी और मैं सरकार के विरोध में आऊँगा तो मेरी हत्या कर दी जाएगी? तो फिर इस तरह का अगर माहौल है तो फिर मेरा माहौल जहरीला है। और मैं इस पर बोलता भी हूँ कि अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जान और तन को खतरा है, और फूल को माली नोच डाले तो चमन को खतरा है, औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, और सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। अच्छा अच्छा, इतनी ज्ञान की बातें आप कहाँ से कर लेते हैं? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। इंस्टेंट आता है सब? आ जाता है, आ जाता है। पॉलिटिक्स की इतनी समझ कहाँ से आई? देखिए, मैं लॉकडाउन में पूरा पॉलिटिक्स को ही पढ़ता था। कौन क्या बोल रहा था, कौन कब क्या वादा करके आया, क्या हो रहा है, उस चीज़ को मोदी जी जो वादा करते हैं पूरा कर देते हैं? क्या जोक मार दिया मैंने? जुमला मार दिया, जोक भी नहीं मारा। तो मैं जुमले पे सुनाता हूँ कि जो अंधभक्तों का जो स्वाग है उनका, कि कितना प्यारा जुमला है अंधभक्तों के पप्पा का, इस जुमले में डूबे जो हो जाए बर्बाद, खुद को संभाल ओ साथिया, ओ साथिया। कितना प्यारा जुमला है अंधभक्तों के पप्पा का, इस जुमले में डूबे जो हो जाए बर्बाद, खुद को संभाल। और अंधभक्तों को संदेश, ओ अंधभक्तों सुधर भी जाओ, अपने पप्पा को समझाओ, वरना लेने के देने होंगे, जनता को ना मूर्ख बनाओ। हो स्मृति गई कंगना आई, अब क्या होगा भाई, दिमाग गिरवी रखवा लिया। इतना अच्छा आपका गला है, एकदम शानदार गाते हैं आप। कभी सिंगिंग कंपटीशन में नहीं ट्राई किया? नहीं, मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ, अकेले गाता रहता हूँ भैया। लेकिन रिलेवेंट है बहुत पॉलिटिक्स से ये जो आपने गाया। हाँ, क्यों नहीं है। मैं तो ये भी एक तो ये था ना कि हुजूर, मैं मतलब मेरे प्रधानमंत्री को हुजूर कहता हूँ, हुजूरे वाला, हुजूर हुजूरे वाला, हुजूर हुजूरे वाला, बेरोजगार कर डाला, छीना आगे का निवाला, बिन कत्ल किए ही मार डाला, हुजूर हुजूरे आला, हुजूर हुजूरे वाला। वाह वाह वाह। तो आखिरी सवाल करेंगे, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही लॉरेंस सलमान की, उसे आप कैसे देख रहे हैं? माफ़ी मांग के क्या मामला निपट जाएगा? देखिए, चाहे माफ़ी मांगे या ना मांगे, माफ़ी मांग लेगा तो भी नहीं निपटेगा, और नहीं मांगा तो भी नहीं निपटेगा चुनाव तक। अच्छा, क्योंकि ये सारा माहौल चुनाव का है। अच्छा, बस। लॉरेंस को कैसे देख रहे हैं? किस तरीके से जो धमकी दे रहे हैं वो, क्या उनके ऊपर किसी का हाथ है इसलिए ऐसा है? आप हाथ की बात कर रहे हैं, मुझे तो पूरा शरीर लगता है। अच्छा, हाँ, ये बताइए, मैं ये भी देखा था, मुख्तार अंसारी जब कोर्ट में पेशी होते थे तो उन पर तो प्रतिबंध था ना मीडिया से बात करने की, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाते थे और ना ही कोई बाइट दे पाते थे। तो ये कैसे दे रहे हैं भाई साहब? सलमान को निश्चिंत हो जाना चाहिए। बिल्कुल निश्चित होना चाहिए यार। खतरा सलमान पर नहीं, सरकार पर है। अच्छा। क्योंकि सलमान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार सुरक्षा में चूक हुआ तो जो सड़कों पर हमारे भारत में लिखा रहता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो अगर सलमान की सुरक्षा से सावधानी हटी तो सरकार गिरी। मुझे ऐसा लगता है सरकार गिर जाएगी। सरकार मतलब क्या, स्टेट या केंद्र वाली? दोनों गिर जाएगी। दोनों गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी। अभी आप महाराष्ट्र का चुनाव देखिएगा, आपको महाराष्ट्र के लोग ही बता देंगे कि वो किसके साथ हैं। अच्छा,
वहीं पता चल जाएगा। वहीं पता चल जाएगा, क्योंकि चलिए, हम तो पूरा महाराष्ट्र कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बॉम्बे में आप आइएगा, भारत से बहुत अलग अलग जगह से लोग परेशान होकर के, बीमार है, कैंसर है, ये है, फलना है, ढिमका है, तो आते हैं बीइंग वुमन के पास। बीइंग वुमन मदद करती है। बीइंग वुमन किसकी चैरिटी है बताइए आप, है ना? तो मेरे को नहीं लगता कि इस टाइप के जो अगर कोई काम करता है, सामाजिक काम करता है और अपनी कमाई का जो है 60-70% पैसा चैरिटी कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर खतरा है तो समझिए कि सामान्य नागरिक के ऊपर क्या बीत रही होगी। मेरे को ये लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं कलीम शेख उर्फ छोटू दादा। आपने नहीं सुना, ये बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।